इस बात पर गुस्सा आया और उसने मिर्जा को डांट लगाई। अर्जुन शिवन्या डिनर एंजॉय कर रहे थे। फिर हसन को परेशान देख वो भी मैटर को देखने के लिए बाहर आ गए। वहीं ड्रैगन सोल डायमेंशन में बुजुर्ग अंबर अपने कुछ पूर्वजों के सामने बैठे हुए थे और उनके साथ के पूर्वज भी अंबर की बात सुनकर हैरान थे। अंबर बोले, मुझे एक पावरफुल छाया का एहसास हुआ। एक सफेद रोशनी थी जिसने ड्रैगन किंग के शरीर पर लगी हुई मेरी पावरफुल शील्ड को एक झटके में ही तोड़ दिया और उसकी वजह से मेरी आध्यात्मिक आत्मा पर अटैक हुआ, जिससे मेरे शरीर के आंतरिक हिस्सों में भी चोट आई है। क्या अभी भी ड्रैगन किंग के शरीर को कोई ऐसी शक्ति प्रोटेक्ट कर रही है जिसके बारे में हम नहीं जानते? एक अन्य बुजुर्ग बोले, ऐसा हो भी सकता है क्योंकि ड्रैगन किंग का शरीर ईश्वर की धरती पर था। उस जगह से इस शरीर को लाना ही बहुत बड़ी बात है। वहां पर बहुत सारी ऐसी अनजान ताकतें हैं जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, और अगर ऐसी ही कोई ताकत ड्रैगन किंग के शरीर की हिफाजत कर रही है तो तुम्हें सावधान रहना होगा। तभी बुजुर्ग अंबर बोले, क्या हम सब मिलकर उसके शरीर पर कोई शक्तिशाली सील नहीं लगा सकते? क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक कोई भी उसके शरीर के बारे में पता लगा सकता है, और हो सकता है जो ताकत उसके शरीर को प्रोटेक्ट कर रही है वो यहाँ आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो हमारा साम्राज्य मुसीबत में पड़ सकता है, और आप तो जानते हैं कि क्वीन किस स्तर पर पहुंच गई है। बस उनके आने की देर है, और जब उन्हें पता चलेगा कि हमारे पास ड्रैगन किंग का शरीर है तो वो बहुत खुश होगी, और अब वो आसानी से उस लेवल को पार कर सकती है। तभी एक बुजुर्ग बोले, उस लेवल को पार करने के लिए अभी हमारी रियासत की क्वीन को टाइम लगेगा। ये सुनकर बुजुर्ग अंबर बोले, अब तो हमारे पास ड्रैगन किंग का शरीर है, और एक बार उस ड्रैगन का शरीर भी मिल गया तो हमारी क्वीन सभी बंधनों को तोड़कर उस लेवल पर पहुंच जाएगी। क्योंकि एक बार हमारी क्वीन ड्रैगन मास्टर बन गई तो सभी बीस्ट उसके गुलाम हो जाएंगे। तभी एक पूर्वज बोले, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ड्रैगन से पावरफुल कोई बीस्ट नहीं है? तुमने ईश्वर की धरती के बारे में सुना है? तुम जानते हो उसे श्रापित जगह क्यों कहा जाता है? तभी बुजुर्ग अंबर बोले, क्योंकि वहां पर ईश्वर के आंसू गिरे थे। तभी पूर्वज बोले, तुम सभी को यह पता है कि उस जगह पर ईश्वर के आंसू गिरे थे। क्या तुम ये जानते हो कि उनके आंसू गिरने की वजह क्या थी? मैं तुमको बताना चाहता हूं कि इस बारे में बहुत सारी मिथक कहानियां हैं, और इनमें से क्या सच है और क्या झूठ कोई भी नहीं जान सकता। कहते हैं ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे साम्राज्य हैं, इसका कोई अंत नहीं है। सभी को ऐसा लगता है कि उनके अस्तित्व के अलावा किसी और का कोई वजूद ही नहीं है, मगर सच तो ये है कि ड्रैगन सोल डायमेंशन भी इस यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है। इन सभी जगहों को कुछ खास पोर्टल द्वारा जोड़ा गया है। ऐसे हजारों पोर्टल जिनसे एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में जाया जा सकता है। ईश्वर ने इन पोर्टल का निर्माण किया था। हमारी डायमेंशन के लोग एक साम्राज्य से दूसरे साम्राज्य तक टेलीपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में जाने का रहस्य हजारों साल से छिपा हुआ है। प्राचीन रहस्यमयी किताबों से हमें पता चला है कि सिर्फ ड्रैगन मास्टर ही डायमेंशन बदल सकता है। जब कोई इंसान इस काबिल हो जाता है तो वो अमृत द्वार तक पहुंचता है। वहां जाकर वो इमॉर्टल हो जाता है और सुप्रीम गॉड बन जाता है। इसलिए सबको ड्रैगन की ये शक्ति चाहिए। पूर्वज गला साफ करते हुए आगे बोले, रहस्यमयी किताब में एक बात का और जिक्र है कि ड्रैगन प्रजाति के बीस्ट भी किसी रहस्यमयी बीस्ट को सुपीरियर मानते थे। उस रहस्यमयी बीस्ट के बारे में कोई नहीं जानता, और ये सब बातें कहानी बनकर रह गई है। कहा जाता है कि वो बीस्ट इतना पावरफुल था
कि सूर्य की चमक भी उसके सामने फीकी पड़ जाए। बुजुर्ग अंबर ये सब सुनकर हैरान था। आज तक उसे पूर्वज ने कभी भी ये बात नहीं बताई थी। उनमें से एक आदमी ने पूछा, क्या वो ड्रैगन अपनी प्रजाति का आखिरी बीज था? पूर्वज ने बताया, ये बात नहीं है। कहते हैं कि ड्रैगन प्रजाति भी इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन हमारी दुनिया में ड्रैगन प्रजाति के एक बीज को 1,00,000 वर्ष के लिए भेजा जाता है और वो एक ऐसे मास्टर को चुनता है जिसमें इमॉर्टल बनने की काबिलियत हो और वो अपनी जिम्मेदारियां निभा सके। जब वो इंसान तैयार हो जाता है तो उसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और इसी को हम बोलते हैं सुप्रीम गॉड लेवल में प्रवेश करना। तुम तो जानते ही हो, हमारी क्वीन 1 सेकंड में कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकती है। वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई है और इस वक्त कोई भी इस दुनिया में उनके जितना पावरफुल नहीं है। बस उन्हें भी इसी पल का इंतजार है कि वो भी उस रहस्यमय दुनिया में कदम रख सके जहां पर वो इमॉर्टल बन सकती है। ये सब बातें सुनकर बाकी पूर्वज और बुजुर्ग अंबर सभी हैरान थे। आज उन्हें पता चला था कि उनकी क्वीन किस लिए इतना पावरफुल बनना चाहती है और वो इन सभी लेवल्स से ऊपर सुप्रीम गॉड लेवल पर पहुंचना चाहती है। जरूरी है। बुजुर्ग अंबर बोले, पूर्वज, आपने पहले तो हमें ये सब नहीं बताया, फिर आज इन रहस्यमयी बातों को क्यों बताया? ये सुनकर पूर्वज बोले, क्योंकि मेरी उम्र पूरी हो चुकी है। अब मैं कभी भी शरीर त्याग सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ड्रैगन किंग के शरीर पर एक मजबूत शील्ड लगाऊंगा। हो सकता है उसके बाद मैं जीवित न रहूं। इसलिए ये सभी बातें तुम्हें बता रहा हूँ और मुझे ड्रैगन किंग के शरीर पर मजबूत सील लगाने में 2 दिन लग जाएंगे। उसके बाद तुम्हें क्वीन का इंतजार करना होगा और इस शरीर को प्रोटेक्ट करके रखना होगा। इस ड्रैगन किंग के शरीर से ही एक नक्शा प्राप्त होगा। वो हिस्सा आधा ही होगा और आधा हिस्सा तुम्हें खुद ढूंढना होगा। उसके बाद ही तुम ड्रैगन के शरीर को प्राप्त कर सकते हो। जब दोनों शरीर तुम्हें मिल जाएंगे तो उसके बाद क्वीन जानती है कि उसे क्या करना है। पूर्वज की बात सुनकर अंबर और सभी पूर्वज हैरान थे। पूर्वज बोले, तुम जानते हो, ये लड़का मुझे सबसे ज्यादा पसंद था, लेकिन इसने महान साम्राज्य के पूर्वजों की बात नहीं मानी। तभी बुजुर्ग अंबर बोले, पूर्वज, लेकिन ये एक बड़ी बात थी कि आपने 8 बड़े साम्राज्यों को अपने साथ मिला दिया और तब जाकर वो मध्य साम्राज्य के उन महारथियों का सामना कर पाए। वैसे मानना पड़ेगा कि ड्रैगन मास्टर के कबीले का ब्लड सबसे ज्यादा पावरफुल था। अगर ये 8 साम्राज्य एक नहीं हुए होते तो कोई भी उस कबीले का सामना नहीं कर सकता था। पूर्वज को कुछ बातें याद आ गईं, जिससे उसके चेहरे के भाव बदल गए। वो बोले, उस बात को याद नहीं करो तो अच्छा है। वो हमारी मजबूरी थी। अगर हम ऐसा नहीं करते तो आज उस कबीले की जगह हमारे साम्राज्यों का विनाश हो जाता। और तुम्हें एक काम और सौंपा गया था, क्या अभी तक तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला? बुजुर्ग अंबर बोले, पूर्वज, हमने उन लोगों को खूब ढूंढा, लेकिन हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं चला और ना ही हमें कोई पावरफुल ब्लड लाइन की लड़की मिली जो उस कबीले से हो। बुजुर्ग अंबर की बात सुनकर पूर्वज को गुस्सा आया। वो बोले, अगर तुमने उसे तलाश नहीं किया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। इसलिए जल्द से जल्द उस कबीले के लोगों को तलाश करो। इसलिए मैंने उस कबीले के कमजोर लोगों को छोड़ दिया था, ताकि वक्त आने पर हमें उनमें से कोई पावरफुल ब्लड लाइन की लड़की या लड़का मिल सके। बुजुर्ग अंबर बोले, हमारे लोग अभी भी तलाश कर रहे हैं, लेकिन सुनने में आया है कि उस कबीले में कोई शुद्ध ब्लड लाइन का इंसान पैदा ही नहीं हुआ, जैसे कि उन लोगों की ब्लड लाइन की शुद्धता खत्म हो गई हो। पूर्वज बोले, तुम पहले उस कबीले के लोगों के बारे में पता लगाओ और मैं
मैंने पहले जिस जगह के बारे में बताया था, क्या वहां पर कोई नहीं मिला? तभी बुजुर्ग अंबर बोले, जी पूर्वज, उस जगह पर भी कोई नहीं मिला। ऐसा लगता है कि वो लोग इस दुनिया से गायब ही हो गए हो। पूर्वज बोले, मुझे जो बातें बतानी थी मैं तुम्हें बता दूंगा, और बुजुर्ग अंबर, अब आगे से तुम ही मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। तुम्हें ही इस साम्राज्य को प्रोटेक्ट करके रखना है, और ध्यान रहे कि कभी भी हमारी क्वीन पर कोई मुसीबत न आए। बुजुर्ग अंबर बोले, जी पूर्वज, ऐसा ही होगा, और मैं मरते दम तक अपनी क्वीन को प्रोटेक्ट करूंगा। तभी पूर्वज बोले, वैसे तो कभी भी ऐसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन वक्त का कुछ नहीं पता। क्या पता कभी कोई हमारी क्वीन से ज्यादा पावरफुल इंसान भी इस दुनिया में आ जाए। तभी बुजुर्ग अंबर बोले, मुझे नहीं लगता कि क्वीन के शाही खून के सामने कोई भी टिक पाएगा। पूर्वज बोले, तुम अभी ड्रैगन मास्टर के शरीर का ध्यान रखो। कल सुबह से मैं उस पर सील लगाने की शुरुआत करूंगा। उसके बाद बुजुर्ग अंबर और सभी पूर्वज वहां से चले गए। दूसरी तरफ अर्जुन शिवन्या के साथ खुश था, और मिर्जा ने जल्दी से जाकर सबसे पहले गुरदीप को रोका। जब उन्होंने गुरदीप की आंखों में आंसू देखे, उनका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि उन्हें अच्छे से याद था कि गुरदीप की अकादमी कितनी ज्यादा फेमस थी, और उन्होंने ही हसन को खाना बनाना सिखाया, और आज उसकी बेवकूफ़ी की वजह से गुरदीप की कितनी इंसल्ट हुई थी। गुरदीप को देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा। वो बोले, गुरदीप जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे सच में नहीं लगा था कि हसन किसी के लिए खाना बना सकता है। गुरदीप बोले, सर, मुझसे माफ़ी मत मांगिए, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन आपने मेरी बातों पर भरोसा नहीं किया। तभी मिस्टर मिर्जा बोले, आप मेरे साथ चलिए, अब मुझे पता है कि उन्हें कैसे सबक सिखाना है। गुरदीप बोले, सर, मुझे किसी को सबक नहीं सिखाना, और मैं उन बेवकूफ़ लोगों के सामने नहीं जाना चाहता जिनकी वजह से मेरी बेटी की आंखों में आंसू आए। मिर्जा बोले, गुरदीप जी, मेरी गलती थी। तभी हरमीत बोली, सर, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने पापा की इंसल्ट नहीं। उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी झूठ नहीं बोला, और आपने इतने लोगों के सामने उनकी डिसरिस्पेक्ट की। मिर्जा बोले, मुझे पता है कि मुझसे गलती हो गई थी। दरअसल मैं सोच भी नहीं सकता था कि हसन अपने हाथों से किसी और के लिए खाना बना सकता है। वो सिर्फ अपनी फैमिली मेंबर के लिए ही खाना बनाता है, और वो भी अपनी खुशी से। मुझे नहीं पता था कि आप उसके मास्टर गुरदीप हो। क्या आप उन लोगों को ऐसे ही छोड़ देंगे जिनकी वजह से आपकी बेटी की इंसल्ट हुई? सोचो, अगर उन्हें सबक नहीं सिखाया गया तो ऐसे ही वो आए दिन कितने ही लोगों की बेइज्जती करते होंगे। गुरदीप ने कुछ सोचा और पूछा, तो सर, आप क्या करना चाहते हैं? मिर्जा बोले, बस आप मेरे साथ चलिए, और फिर देखिए तमाशा। मैं ये सब अपने आप हैंडल कर लूंगा। गुरदीप बोले, ठीक है सर, चलिए। फिर वो मिर्जा के साथ थर्ड फ्लोर पर आ गए, लेकिन मिर्जा से पहले ही हसन उन लोगों के पास पहुंच चुका था। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया हुआ था। उस टाइम तक उन लोगों को खाना सर्व कर दिया गया था। हसन वहां पर जाकर उनसे बोला, अभी कुछ टाइम पहले एक ऑर्डर आया है। मुझे पूछना था कि उसका बिल कौन पे करेगा? क्या उसका बिल वो लड़की और उसके पिताजी पे करेंगे? निशा उस हैंडसम आदमी को देख रही थी। वो बोली, उन लोगों की हैसियत भी थी उस ऑर्डर का बिल पे करने की। उस ऑर्डर को हमारे बिल में ही ऐड कर देना। ये सुनकर हसन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, मैडम, आर यू श्योर? तभी निशा बोली, हाँ, मैं पूरी तरह से श्योर, और बिल ही तो पे करना है, फिर इसमें इतना क्यों सोचना? और वैसे भी हमारी क्लास उन लोगों से मैच नहीं करती, तो हम उनकी पसंद का खाना कैसे खा सकते थे? हसन बोला, वैसे भी मैडम, आपने अच्छा किया कि आप खुद ही बिल पे कर रही हैं। कबीर बोला, मिस्टर, क्या मैं
आपसे पहले कहीं मिला हूँ? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने आपको कहीं देखा है। तभी हसन बोला, आपने यहाँ पर आते जाते मुझे देख लिया होगा। और मैडम, मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ, क्या सच में आप बिल पे करना चाहती हैं? ये सुनकर मिशा को थोड़ा गुस्सा आया। वो बोली, उस खाने को मैंने ही डस्टबिन में फेंका था, तो जाहिर सी बात है उसका बिल भी मैं ही पे करूंगी। इसमें तुम बार बार मुझसे क्यों पूछ रहे हो? इतना सुनने के बाद हसन होटल के मैनेजर के पास फोन किया और बोला, अभी जो खाना टेबल नंबर 103 पर आया था उसका बिल लेकर आओ। हसन ने पहले ही उस खाने का बिल अमाउंट मैनेजर को मैसेज कर दिया था। मिस्टर मिर्जा वहां पर हरमीत और गुरदीप को लेकर आ गए थे और जब उन्होंने हसन को उन सभी से इतने अच्छे से बात करते हुए देखा तो ये बात गुरदीप को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो बोला, मिर्जा जी, अब मुझे जाना चाहिए। क्या आप ये सब दिखाने के लिए मुझे यहाँ लेकर आए थे? बेटी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इतना सुनकर वो वापस चले। तभी वहां पर अर्जुन और शिवन्या भी आ गए। मिर्जा के साथ उन लोगों को देखकर वो समझ गए कि यही हसन के मास्टर हैं। अर्जुन मुस्कुराते हुए उनसे बोला, क्या आप भी हसन के मास्टर हैं? क्या गुरदीप अर्जुन को पहचानेंगे? क्या हसन मिशा को सबक सिखाएगा? क्या ड्रैगन किंग का राज अब खुलने वाला है? जानने के लिए सुनिए किंग ऑफ ड्रैगन का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। विजयंत पर कौन सी नई मुसीबत आने वाली है? इन तमाम सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहिए ये दिलचस्प कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। होय अभ्या, इथे लाईन मध्ये काय करतोय? भजन मला तिकिटावर डिस्काउंट बघ. अरे तर काहीच नाही, रेड बसवर याहून 10 पट डिस्काउंट मिळतो. अरे चल. आई शपथ, खरं बोलतोय. अफलातून तिकीट डिस्काउंट घ्या रेड बसवर. माझी बस म्हणजे रेड बस. चूर्ण पुन्हा विसरलास ना? आई शैलघोष की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। ध्रुव और विजयंत ने मिलकर शैलघोष की सम्मान पूर्वक विदाई की। विजयंत ने क्रिस्टल को देखते हुए कहा, शैलघोष का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। ध्रुव, चलने की तैयारी करो, हमारे पास वक्त कम है। ध्रुव से कहते हुए विजयंत ने आकाश की ओर देखा और एक खास तरह की सीटी बजाई। कुछ ही पलों में गरुड़ा, उसका विशालकाय मित्र, उसके पास आ गया। गरुड़ा की पीठ सहलाते हुए विजयंत ने कहा, दोस्त, हमें जल्दी से मंदार राज्य के पास वाली गुफा तक ले चलो। विजयंत की बात सुनकर गरुड़ा ने तेज आवाज निकाली और फिर वो गरुड़ा पर सवार होकर दोनों तेजी से बर्फीले इलाके को अलविदा कहते हुए गुफा के दरवाजे के पास उतर गए। विजयंत ने गरुड़ा को धन्यवाद कहा और उसके पंखों को छुआ। विजयंत ने कहा, तुम्हारा धन्यवाद मित्र। अब हमें जमीनी रास्ते से चलना होगा। अब तुम वापस लौट जाओ और मेरे राज्य की रखवाली करना। गरुड़ा ने एक बार फिर तेज आवाज निकालकर विजयंत को प्रणाम किया और फिर अपने लंबे पंखों को फैलाकर वापस आ गया। विजयंत और ध्रुव अब फिर से मंदार की सीमा पर फैले घने जंगलों की हरियाली के बीच आ चुके थे। विजयंत ने चलते हुए ध्रुव से कहा, हम मंदार की स्थिति समझने के बाद वातवेगी के भाई की खोज में निकलेंगे। ध्रुव ने हामी भरते हुए कहा, हाँ विजयंत, तुम सही कह रहे हो। तुम्हारे गायब होने से मंदार में हलचल मच सकती है, इसलिए कुछ दिन वहां रहकर सब कुछ सामान्य करना सही निर्णय है। समीर भी अकेला है, उसे भी तुम्हारी फिक्र हो रही है। विजयंत और ध्रुव अभी नए दुश्मन की पहचान से पूरी तरह अनजान थे, लेकिन शैलघोष की अंतिम बात ने एक नए खतरे की शंका जरूर पैदा कर दी थी। दरअसल वातवेगी कोई आखिरी दुश्मन नहीं था, बल्कि वो एक शक्तिशाली दैत्य राजकुमार तामस के लिए काम करने वाला छोटा सा सिपाही मात्र था, जो अपनी बर्फीली शक्तियों से बाहरी दुनिया के लिए एक मुश्किल दीवार बना हुआ था। वातवेगी की हार ने तामस के बड़े और घिनौने साम्राज्य के शुरुआती सफर को सिर्फ एक छोटा सा झटका दिया। विजयंत तामस को खत्म करने के लिए लगातार उसके प्यारों को मार रहा था, तो दूसरी ओर तामस इस समय एक शक्तिशाली राज्य सूर्यगढ़ के महल में था। राजा भीमसेन की पहली पत्नी महारानी कनक सुंदरी को अपने प्रेम जाल में फंसा था। तामस वातवेगी की तरह बर्फ की शक्ति पर निर्भर नहीं था,
वो तो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए राजसी चालों, जहर और लोगों के लालच का इस्तेमाल करता था। महारानी कनक सुंदरी अपने आलीशान श्रृंगार मेज के सामने बैठी थी और तामस उसके कंधों में हाथ रखे हुए शीशे में कनक सुंदरी को देखकर अपने मीठे शब्दों से उसे बहला रहा था। तामस ने महारानी कनक सुंदरी के माथे को चूमा और मखमली आवाज में बोला, महारानी कनक सुंदरी, आप नहीं जानते। आप सूर्यगढ़ की ही नहीं, इस दुनिया की सबसे सुंदर रानी हैं, लेकिन राजा भीमसेन दूसरी रानियों को ज्यादा महत्व देते हैं। आपका ऐसा अपमान देखकर मेरा तो खून खौल उठता है। महारानी कनक सुंदरी ने तामस की बाह को कसकर पकड़ते हुए कहा, तामस, महाराज की उपेक्षा को मैंने भी महसूस किया है। उनके बर्ताव ने मेरे सीने में गहरे घाव किए हैं, मगर तुमने आकर उन घावों पर जो मरहम लगाया है, उनसे अब मुझे पीड़ा नहीं होती। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, उसके बाद से मुझे किसी भी तरह की पीड़ा नहीं होती। तामस ने अपना दांव चलते हुए कहा, रानी, मेरी आंखों में देखिए, मैं आपके और युवराज के भविष्य को लेकर चिंता में हूं। ये कहते हुए उसने रानी को सीने से लगाई। रानी ने उसके सीने से लगे हुए दबी हुई आवाज में कहा, लेकिन तामस, मैं कर भी क्या सकती हूं? मैं महाराज की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं। तामस मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में जीत और शोषण का भाव। तामस ने कहा, आप सिर्फ एक रानी नहीं हैं, आप महारानी बनेंगी और युवराज महाराज, और मैं आपको सत्ता दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। मैं आपको जरूर सिंहासन में बैठाऊंगा। महारानी कनक सुंदरी ने तामस की आंखों और उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। उसके दिल में सत्ता की चाहत तो थी, लेकिन एक शंका अब भी बाकी थी। कनक सुंदरी ने तामस से पूछा, मगर तामस, ये सब होगा कैसे? तुम अकेले इतना बड़ा काम कैसे करोगे? तामस मंद मंद मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास कम और क्रूरता ज्यादा थी। उसने प्यार का नाटक करते हुए रानी के कंधे पर अपना सिर टिकाया और मखमली आवाज में कहा, मेरी प्यारी रानी, मैं तुम्हें वो सारी खुशियां देना चाहता हूं जिसकी तुम हकदार हो। तुम्हारी खूबसूरती सिर्फ इस श्रृंगार मेज के सामने बर्बाद होने के लिए नहीं बनी। फिर उसने अपनी कुटिल चाल चलते हुए कहा,